नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी यूपीपीएससी टॉपर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की जो हमने सीरीज शुरू की हुई है, जो कि घटना चक्र जीएस पॉइंटर पर बेस्ड है। और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, या जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें अच्छे तरह से, कि यूपीपीसीएस की जो भी परीक्षाएं हैं जहाँ पर जीएस का क्वेश्चन पेपर आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो कितना भी पैटर्न चेंज कर लें, कितना भी लेवल को अपग्रेड कर लें, अपने वो यूपीएससी की तरह करने की कोशिश कर लें, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनका महत्व कभी ख़त्म नहीं हो सकता है किसी भी परीक्षा से। चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, आरओ एआरओ की परीक्षा हो, चाहे वो खुद आईएएस की भी परीक्षा रही हो। तो जो आईएएस की भी परीक्षा देते होंगे ना, तो वो लोग भी क्या करते हैं, बिना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखे समझे आगे नहीं बढ़ सकते आगे। दूसरी चीज़, यूपीपीसीएस के अंदर ये लगभग सर्वमान्य तथ्य है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या जो घटना चक्र का जो पॉइंटर सीरीज है उसका अपने आप में बहुत बड़ा रोल है यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स या ऑब्जेक्टिव टाइप की जो परीक्षाएं होती हैं यूपीपीसीएस के अंतर्गत, उनमें सफलता दिलाने में। पॉइंटर में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अंतर जो है वो इतना ही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, जैसे मान लीजिए आप पीसीएस का ले रहे हैं तो सिर्फ पीसीएस के क्वेश्चन होंगे जो यूपी पीसीएस में पूछे गए होंगे। समीक्षा अधिकारी का ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ समीक्षा अधिकारी के क्वेश्चन होंगे जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछे गए हैं। लोअर पीसीएस के लिए कर रहे हैं तो लोअर पीसीएस वाले होंगे सभी क्वेश्चन। आईएएस का ले रहे हैं तो आईएएस के होंगे सभी क्वेश्चन। लेकिन जो घटना चक्र जो जीएस पॉइंटर निकालता है वो मेनली तो यही है यूपी पीसीएस की जनरल स्टडीज़ के लगभग सभी परीक्षाओं को कवर कर सके, ऑब्जेक्टिव वाली को। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो पॉइंटर के अंदर खासियत ये है कि केवल ऐसा नहीं है कि आईएएस या ये कहें कि पीसीएस या फिर आरओ एआरओ इस टाइप की परीक्षाओं के मतलब एक एक उसके क्वेश्चन नहीं, इसमें क्या है सभी परीक्षाओं के, अदर स्टेट में भी, यहाँ तक कि एमपी, बिहार, राजस्थान वगैरह में अगर वहाँ भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन सब को समावेशित करते ही है ये जो है घटना चक्र की जीएस पॉइंटर जो सीरीज है। घटना चक्र का जो पॉइंटर है वो, तो इसकी महत्वता आप इसलिए समझ लीजिएगा। ये 2-2.5 मिनट मैंने आपका समय बस इसलिए लिया ताकि बहुत से लोग जिनका नहीं हो रहा है वो उनकी जो कमांड है वो कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स पर या इन चीज़ों पर, सोर्सेज पर कम है, या ये सोर्सेज उनको पता ही नहीं है, इरिलीवेंट समझने लग गए हैं वो लोग बस 2-4-10 क्वेश्चन के चक्कर में। अब पीसीएस के 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 में से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से अपग्रेड हो जाते हैं हर साल, मतलब वो यूपीएससी लेवल बना देते हैं 10-15 क्वेश्चन का। अब क्या है, आप उसी के पीछे भागने लग जाओ और कहने लग जाओ कि घटना चक्कर और ये सब प्रीवियस ईयर सब कुछ बेकार हो गया, बेकार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिलेक्शन के लिए आज भी वही चाहिए, 90 से 95 क्वेश्चन, जैसा लेवल रहा है पिछले पेपरों का, 90 से 95 क्वेश्चन चाहिए आपको। इस बीच में पिछली बार भी हो गया है, अभी जो 2020 में जिन लोगों ने दिया है 90 to 95 के बीच में। और टफ क्वेश्चन जिनके पीछे आप कह रहे हो कि पूरा पैटर्न चेंज हो गया, वो सब उनकी संख्या कितनी है, 10 से 15 है मेरे अनुसार। अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से किए हैं तो इससे ज़्यादा नहीं होगी वो संख्या। और अगर थोड़ी सी कमांड कम है प्रीवियस ईयर पे या घटना चक्र पॉइंटर वगैरह पे, इन चीज़ों पे, तो वही संख्या आपको 20 से 25 लगेगी। ठीक, लेकिन सिलेक्शन के लिए फिर भी आपके पास अभी मार्जिन बहुत है। 125 क्वेश्चन बचे, 125 से 130 क्वेश्चन बचे हैं आपके पास अभी भी। प्री में मास्टरी भी नहीं करनी है, ये भी याद रखिएगा। ये 10-15 क्वेश्चन के चक्कर में आप मास्टर बन जाएंगे, प्री के मास्टर बन गए तो भी कुछ नहीं होना है। हाँ, मास्टर इस तरीके से बन जाइए कि प्रीलिम्स का निकालने में दिक्कत ना हो। बस मान लो इस साल किसी कारण से रह जाए मेंस में, इंटरव्यू में या फाइनल सिलेक्शन, तो अगले साल प्री के लिए दिक्कत ना हो, बिना ज़्यादा एफर्ट किए हुए वो लेवल प्राप्त कर लो आप। तो इस इतने तो मास्टर बन जाइएगा, वो बनना पड़ेगा, उसके लिए ये सब करना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ मैंने बताई है शायद समझ में आए, या जो लोग बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, बहुत से लोगों की कोचिंग जो कर रहे होते हैं, कोचिंग में इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं होता है ज़्यादा। प्रीवियस ईयर और इस टाइप की जो घटना चक्र या जो रिसोर्सेज होते हैं वो अपना बस अपना दे देंगे वो नोट्स, बस कहेंगे ये पढ़ो बस, जो इसके अलावा कुछ नहीं। अब ऐसी चीज़ नहीं है, कम से कम घटना चक्र से रिलेटेड जो पीसीएस के लिए निकालता है ये करना पड़ेगा आपको।
तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा जैव विविधता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा ये। तो आइए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, तो किस इन सीटू संरक्षण कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में, राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क, नेशनल पार्कों में जो आनुवांशिक विविधता का जो रखरखाव होता है वो इन सीटू संरक्षण कहलाता है। इन सीटू नेशनल पार्क में ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से खतरा ना हो। ट्रैफिक मिशन तो खतरा किसको ना हो, ये ट्रैफिक को ये सुनिश्चित करता है वो प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो, कि वन्य पादपों का व्यापार हो रहा हो या जंतुओं का व्यापार हो रहा हो, उससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, बस इतना याद रखना, प्रकृति हमारी बची रहे। नेक्स्ट, ट्रैफिक की स्थापना 1976 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इतना ही क्वेश्चन। यह रणनीतिक गठबंधन है, तो किसका रणनीतिक गठबंधन है? WWF और IUCN, इन दोनों का रणनीतिक गठबंधन है ट्रैफिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो किस प्रकार परिभाषित किया जाता है जैव विविधता को? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, इसको जैव विविधता कहा जाता है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, ये जो टॉपिक है जैव विविधता, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का कम से कम 20% जो पोर्शन है वो यही कवर करता है। 15 से 20% पोर्शन अकेला जैव विविधता जो है ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन 1972 में किया गया था। किसके द्वारा? विटेकर के द्वारा किया गया था। विटेकर या विटेकर, जो भी पढ़ना चाहें आप, इनके द्वारा किया गया था जैव विविधता का अल्फा, बीटा, गामा में विभाजन। जैव विविधता का अर्थ है क्या है? अर्थ क्या है जैव विविधता का? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, पेड़ और पौधे जैव विविधता में आते हैं, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी में सब आता है, जैविक अजैविक दोनों, मतलब ठीक। यहाँ पर अजैविक की बात हो ही नहीं रही है, पादप और जंतु में बस जैव विविधता में। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है तो क्या? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन जो होता है वो जैव विविधता का महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट, आनुवांशिक जाति, समुदाय, पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है। तो कौन करता है? जैव विविधता निर्वहन करती है पारिस्थितिक तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता के नाश का कारण है, तो क्या है जैव विविधता के नाश का कारण, नष्ट होने का कारण? जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। फिर पर्यावरणीय प्रदूषण है, फिर वनों का नाश, इस तरीके से नाश का कारण है। अगर ये तीनों ABCD करके दे दिए जाएं चारों, तो मेन आंसर ये होगा, प्राकृतिक आवास की जो कमी है वो मुख्य कारण है। और ABC दे दिया जाए, फिर पूछा जाए कि 1 2 सही, 2 3 सही, इस तरीके से, तो फिर ये तीनों होंगे, पर्यावरणीय प्रदूषण भी, वनों का नाश भी। नेक्स्ट, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण वही प्राकृतिक आवासीय विनाश है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो प्राकृतिक वास का विनाश अभी पढ़ चुके हैं जैव विविधता के ह्रास के लिए। ये सब आए हुए क्वेश्चन है अदर विभिन्न परीक्षाओं में, भिन्न भिन्न परीक्षाओं में। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक, देखिए कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है, किस किस तरीके से पूछा गया है, आप देख लीजिएगा। तो जैव विविधता कम होने का, तो आवासीय विनाश जो है ये इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक विनाश, वास का विनाश या आवासीय विनाश, ये सब एक ही बात है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 22 मई को मनाया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के संकट हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं? वैश्विक तापन, भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहा है, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण, तीनों हो सकते हैं जैव विविधता के लिए संकट। नेक्स्ट, जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है, तो वो प्राकृतिक आवास और वनस्पति विनाश और झूम खेती। झूम खेती आपको जानते होंगे, इस इंग्लिश में बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। स्लैश का मतलब काटना, गिरा देना एक तरीके से, और बर्न मतलब जला देना। तो काटेंगे किसको, गिरा देंगे, और जलाएंगे किसको? आप पता, दोनों एक ही चीज़ है, जंगलों को काटना या वन भूमि को काट के साफ, जला के साफ करना, वहाँ खेती करना। वनस्पति विनाश समझ ही रहे होंगे, प्राकृतिक आवासों का विनाश, ये भी आप समझ रहे होंगे। देश के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी हिस्सों में यह खेती प्रचलित है, जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है। तो कौन सा है? झूम खेती।
याद रखिएगा, पूर्वी और उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हो। ठीक, यहाँ पर प्रचलित है झूम खेती। जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है, तो क्या है, पूर्वी हिमालय शामिल है। ताप स्थल वही हॉटस्पॉट में पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, याद रखना, ये दो तो हैं ही, और तीसरा अंडमान निकोबार भी आता। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि पाए जाते हैं, तो किन प्रदेशों में भी पाए जाते हैं, उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी होते हैं ये जैव विविधता हॉटस्पॉट जो होते हैं। ठीक, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तो होते ही हैं, लेकिन उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी होते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं, 4 हैं भारत में। कौन कौन से हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाटी हम ऊपर भी देख चुके हैं, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड। ठीक, ये 4 हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है तो कौन सा है, पश्चिमी घाट। अब देखिए घुमा फिरा के होंगे ये क्वेश्चन। हॉट स्पॉट क्षेत्र तो अंडमान निकोबार मैंने बताया था अभी, इसी को सुंडालैंड भी बोलते हैं अंडमान निकोबार को। हॉट स्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग 1988 में किसने किया था, नॉर्मन मायर्स ने किया था। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग जो है 1988 में नॉर्मन मायर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता, एक तो जातियों की पर्याप्तता हो, ऊपर से स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ, ये सब तो है लेकिन इनके अस्तित्व पर क्या हो, संकट बना हुआ हो, वह क्षेत्र कहलाता है हॉट स्पॉट। ठीक, नेक्स्ट, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो सबसे लंबा वृक्ष जो है वो कौन सा है, सिकोया। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है, तो कितने 50 वर्ष से ना देखी गई हो तब उसे विलुप्त मान लिया जाता है। 50 वर्ष से ना देखी गई हो का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं, वो अपने प्राकृतिक जो आवास है उनका, तो वहां ना देखी जाए जब वो प्रजाति, तो उसको विलुप्त मान लिया जाएगा 50 वर्ष में। नेक्स्ट, किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी, विलोपन मतलब गायब होना, बिल्कुल खत्म हो जाने के, बिल्कुल खत्म ही हो जाए वो प्रजाति, तो क्या उत्तरदायी है, बड़े आकार का वाला शरीर, एक तो ये प्रजाति के विलोपन के लिए वो है उत्तरदायी। संकुचित निच क्षेत्र सीमित हो उनका, और आनुवंशिक भिन्नता की कमी, या उनकी प्रजातियों में भी भिन्नता ना हो, ये 3 फैक्टर हैं विलोपन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है व्यापक निच, ब्रॉड निच, मतलब ज़्यादा क्षेत्र और वो सब चीज़ें होंगी उनके लिए, सभी चीज़ें, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नेक्स्ट, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की जातियों की सूचियों में सम्मिलित करते हैं। देखिएगा, पौधे भी शामिल हैं और पशु भी शामिल हैं, तो किसमें, रेड डेटा बुक्स में। रेड डेटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित है, IUCN द्वारा जारी की जाती है, सीधा सीधा याद रखिए। प्राणी समूह जो संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है, संकटापन्न याद रखने, संकटापन्न, तो कौन कौन से, महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा, ये संकटापन्न प्रजातियां हैं। सोन चिरैया, ठीक, या महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन सारस, स्लेटी टेटहरी, अति संकटग्रस्त श्रेणी में हैं ये जो हैं तीनों, मतलब इंडियन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन सारस और सलेटी टिटहरी, ये अति संकटग्रस्त है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोलते हैं। कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में, इंडेंजर्ड भी बोल सकते हो उसको। एशियाई वन्य गधा संकट के नज़दीक, मतलब नियर थ्रेटेंड श्रेणी में है, जबकि लाल पांडा शामिल है, तो किसमें, लाल पांडा संकटग्रस्त श्रेणी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैंटेल, गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैंटेल पिजियन और इंडियन सनबर्ड, भारतीय पक्षियों में से अत्यधिक संकटापन्न किस में है, तो किसकी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये जो अत्यधिक संकटापन्न है। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, ठीक, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्यों, तो क्यों, पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई। अब खुद भी आप समझ गए होंगे कि वास स्थान पक्षियों का क्या होता है, अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं, तो वन वैसे ही विनाश हो रहा है, वन या पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं।
कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं पर बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो कीटनाशक वगैरह भी हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं खेतों में और इन सब चीज़ों, इससे नुकसान हो रहा है उनको। इसका कि एग्जाम्पल जैसे समझ सकते हो, गिद्धों की जो विलुप्ति उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। डेक्लोफेनाक जो दर्द निवारक है, कीटनाशक कह सकते, कीटनाशक तो नहीं कहेंगे लेकिन दर्द निवारक है वो। उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है, तो बंजर भूमि का वनीकरण। सड़कों का विस्तार, नगरीकरण एवं कृषि का विस्तार उत्तरदायी कारकों में शामिल हैं। किसके उत्तरदायी कारक हैं? जैव विविधता के ह्रास के लिए। सड़कों को ज़्यादा बनना, नगरीकरण ज़्यादा होना और कृषि का विस्तार होना, तीनों जैव विविधता को नुकसान होगा इनसे। 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। तो किसको? सिक्किम को। पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है, सिक्किम आता है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिस एक की स्थापना करने में निहित है वह है जीव मंडल निचय या रिजर्व। जैव मंडल रिजर्व भी बोलते हैं इसको। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। क्या है महत्वपूर्ण रणनीति? जैव मंडल रिजर्व है। वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति इन सिटू नहीं है। तो क्या नहीं? वानस्पतिक उद्यान, बॉटेनिकल गार्डन। अब इन सिटू और एक्स सिटू, एक होता है इन और एक होता है एक्स, दोनों में अंतर समझ लीजिए। इन का मतलब होता है जैसे जो जहाँ जिस क्षेत्र की है, भौगोलिक क्षेत्र की, उसका वहीं पर संरक्षण कर लेना उसी क्षेत्र में, ये होता है इन सिटू। और एक्स सिटू में ये होता है कि वहाँ से निकाल करके कहीं आप किसी और जगह पर कर रहे हैं, किसी लैब में कह सकते हो। तो बोटेनिकल गार्डन भी क्या होता है? एक प्रयोगशाला ही होती है। तो कहीं और दूसरी जगह करना संरक्षण, वो होता है एक्स सिटू। क्रायो बैंक एक्स सिटू संरक्षण के लिए, जो क्रायो बैंक है वो क्या है? एक्स सिटू संरक्षण के लिए जो गैस सामान्यतः प्रयोग होती है वह क्या है? नाइट्रोजन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। तो क्या है? एक्स सिटू, मैंने बोला था अभी, इन सिटू एक्स सिटू, आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, ऐसे समझ लीजिए जैसे ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, तो 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री इधर, तो ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार यहाँ पाया जाएगा 10 डिग्री इस क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें वर्ष भर रहता है उच्च वर्षा और तापमान। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को कहा जाता है जैव विविधता। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम, कुछ भी समझ लीजिए, आप देख ही चुके हैं ऊपर। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, तो उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में अधिकतम विविधता। जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि ये भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, जैव विविधता में परिवर्तन होगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता होगी। तो कहाँ होगी? शांत घाटी, क्योंकि ये कहाँ पर है? केरल में शांत घाटी। तो वहाँ जो जलवायु है वही उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है वो। शांत घाटी केरल में लिखा हुआ है। साइलेंट वैली परियोजना यही शांत घाटी संबंधित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्द्र क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है, तो कौन से? चिल्का झील को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है, लोकटक झील, केवला देव और वुलर झील। वर्तमान में क्या संख्या है ये सब देख लेना। ये इस समय ये तो नहीं है, 40 से ज़्यादा हो चुकी है, 40-42 कुछ हो चुकी है संख्या, वो आप देख लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा मैटर। करंट में होगा तो पूछा जाएगा, नहीं तो कोई ऐसे संख्या स्पेशली तो नहीं पूछी जाएगी। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल हैं, तो भोज, ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए भोज जो है वो आर्द्र स्थल है, संबंधित था नमभूमि से। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि है, तो गुजरात में है। लवड़ी आर्द्र भूमि गुजरात में। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, और सिर्फ ऐसा नहीं, पीसीएस में आरओ मतलब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, प्री मेंस की
या अभी जो पीसीएस के जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते थे मेंस में जनरल स्टडीज़ के, तो वो मिला करके क्वेश्चन, प्रीलिम्स में तो अभी भी ऑब्जेक्टिव हैं ही, आईएएस के भी क्वेश्चन हैं, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, बिहार के, आसपास के स्टेटों के जो क्वेश्चन हुए, पेपर हुए हैं, उन सबको मिला करके ये मतलब काफ़ी अच्छा वो कॉम्बिनेशन है ये। आपने अगर ये अच्छे से कर ली तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगी। 13 जून को ध्यान में रखते हुए ये सब चल रहा है प्रोग्राम। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो क्या है? आनुवांशिक विभिन्नता के क्षेत्र। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। विरंजन मतलब उनमें गिरावट आना, कमी होना प्रवाल भित्तियों में। तो क्या कारण? सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, मतलब सागरीय जल का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हो। प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि। ठीक, अम्ल भी बढ़ रहा है वहाँ पर, समुद्र में तापमान भी बढ़ रहा है, वैश्विक उष्ण देखो आई गया, ऐसे पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और साथ ही घटित होती है प्रवालों की मृत्यु, डेथ हो जाती है। जिनमें प्रवाल भित्तियाँ हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ हैं। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया तो वॉल्टर जी रोसेन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया। जैव विविधता जिन माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है, वो कौन कौन से माध्यम है? तो मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण, सस्य परागण। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 20 के दशक को निर्दिष्ट किया गया जैव विविधता दशक। पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो क्या नहीं है उत्तरदायी जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए? पोषण स्तरों की कम संख्या। जितने ज़्यादा पोषण स्तर होंगे उतनी विविधता ज़्यादा होगी। पारिस्थितिकी तंत्र होता है तो क्या होता है? एक गतिकीय तंत्र, मतलब एक तरफ चलता है इसमें प्रोसेस। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए जो कारण सबसे युक्त है, तो क्या है हिमालय पर्वत प्रदेश की समृद्धि के लिए? जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम तो दिसंबर 2002 में पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कभी? 2003 में चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है, या वहाँ पर स्थापना की गई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है। यह जैव चोरी को रोकती है, तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है देसी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। इसके रिकमेंडेशन के बिना आवेदन नहीं आप कर सकते हैं। सीबक थोर्न, याद कर लीजिएगा, लद्दाख में सीबक थोर्न कि विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जस्विता को उन्नत करने के लिए किया था। चंगेज खान है सीबक थोर्न का। रूसी कॉस्मोनाटो ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। ठीक, तो कॉस्मिक विकिरण से भी बचाव करता है इसका तेल या पौधा, पाया जाता है लद्दाख में, सीबक थोर्न। नेक्स्ट, भारत सरकार सीबक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का महत्व है, तो यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है। सीबक थोर्न जो है मृदा क्षरण को रोकता है, मरुस्थलीकरण को भी रोकता है, ये पोषकीय मान होता है, और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। भारत में लेह बेरी के नाम से लेह बेरी भी बोला जाता है किसको? सीबक थोर्न को। पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में वो जो डिक्लोफेनाक जो दवाई है उसके कारण उनकी संख्या में कमी आई है। पशुओं को दर्द निवारक के तौर पर दी जाती है डिक्लोफेनाक। गिद्धों की कमी अत्यधिक प्रमुख है ना, जानवरों को दर्द निवारक वही डिक्लोफेनाक। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही। तो क्या गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु एक प्रयुक्त औषधि हुई डिक्लोफेनाक दर्द निवारक के तौर पर दी जाती है। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही। तो कहाँ पर? मॉरिशस में, क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। कौन सा पक्षी था? डोडो। मॉरिशस में टम्बला कोक मॉरिशस में, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, प्रजनन में असफल रहा, जिसकी वजह से तो वही डोडो पक्षी की विलुप्ति। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में ओडेन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स जो है वो चमगादड़ को बोलते हैं, ओडेन वल्गुल,
ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट, ठीक, हिंदी में भी वही है और इंग्लिश में भी वही है, के नाम से जाना जाता है। किसको? इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को जानते हैं ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट के नाम से। ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन के कगार पर है, तो स्तनधारी मैमल है ड्यूगोंग जो है। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में सही है, तो क्या है? एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो अनुसूची 1 है, इसके अधीन इसे विधिक संरक्षण दिया गया है ड्यूगोंग को। नेक्स्ट, यह एक समुद्री स्तनधारी है और घास खाने की इनकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय भी कहा जाता है, तो इसको ड्यूगोंग को बोलते हैं, समुद्री गाय भी बोला जाता है। नेक्स्ट, जिन 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रमुख स्थलों हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, वो कौन से हैं? 3 मानक हैं। तो जातीय बहुतायतता या स्पीसीज रिचनेस, बहुत सारी प्रजातियां हों, स्थानिकता हो और आशंका बोध। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में सही है, तो क्या सही है इस संगठन के बारे में? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र, इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। नेक्स्ट, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना दी गई थी, तो ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स द्वारा दी गई थी जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि या प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? बायोसिक्योरिटी या जैव सुरक्षा के पक्षकारों की प्रथम बैठक इतने में संपन्न हुई, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर किए, भारत ने कब हस्ताक्षर किए? 23 जनवरी 2001 को इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल संबंधित आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीव होते हैं या जिनके जीन में कुछ छेड़छाड़ की जाए, जीन परिवर्तित किया जाए, चाहे वो पेड़ वनस्पति प्रजाति भी हो सकती है और जीव जंतु की प्रजाति भी हो सकती है। जैव सुरक्षा उपसंधि या जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है, अमेरिका नहीं है। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल कार्यान्वित करता है भारत में, जो कौन करता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय करता है कार्यान्वित। नेक्स्ट, बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु की कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में, तो भारतीय वन्य गधा है। ठीक है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन, चलो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, भाई इतना याद रख लेना, नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र 11वां, ये सब कोई मतलब नहीं है, ये उस समय का करंट रहा होगा, मतलब वो ये ना, मैंने बोला प्रीवियस ईयर बेस्ड है और सब आए हुए क्वेश्चन है, तो थोड़ा उस बेस पे रख दिए गए हैं। UNREDD+ प्रोग्राम को समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं, तो जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में और गरीबी कम करने में ये हेल्प दे सकते हैं ये प्रोग्राम जो है। नेक्स्ट, दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, और दूसरी का स्रोत उड़ीसा में समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल और सुरक्षित क्षेत्र है। वो कौन सा क्षेत्र है? तो भितरकनिका जैव विविधता स्थल है ये, भितरकनिका। नेक्स्ट, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, शॉर्ट में बोलते हैं इसको IUCN भी बोला जाता है, तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स के संदर्भ में सही है। तो क्या सही है? IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है।
साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह अंग नहीं है, तो किसका? संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है IUCN। पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी, टीब भी बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, नामक पहल के संदर्भ में सही है। तो क्या सही है? यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। नेक्स्ट, टीब जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनेप बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। इसका कार्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में टीब का जो कार्यालय है। सिंगपूछी वानर, मकॉक जिसको बोलते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं तो कौन कौन पाए जाते हैं? काली गर्दन वाला सारस या कृष्णग्रीव सारस, उड़न गिलहरी और हिम तेंदुआ। चीता को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। किस सन में? 1952 में घोषित कर दिया गया था विलुप्त चीता को। नेक्स्ट, समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। कौन? हिम तेंदुआ पाया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य का पक्षी है काली गर्दन वाला सारस। भारत में सर्वाधिक उड़न गिलहरी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में। शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है। तो चमगादड़, भालू, कृंतक या रोडेंट, तीनों में शीत निष्क्रियता की परिघटना होती है। समशीतोष्ण या टेम्परेट और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन्न अवस्था को जिसमें वहां के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं कहते हैं उसको शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशन। इंग्लिश भी याद कर लीजिएगा, हाइबरनेशन। गिलहरियां, छछूंदर, चूहे, मूषक आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं। तो किस में आते हैं? रोडेंट्स बोलते हैं इनको, कृंतक या रोडेंट्स गण में आते हैं ये सब। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। निम्नतर अक्षांशों पर होती है सबसे अधिक जो होती है सामान्यतः। पर्वतीय प्रवणताओं, ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में, पर्वतीय प्रवणताओं मतलब ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है निम्नतर उन्नतांशों में। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो लवण जल मगर पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में ड्यूगॉक्स, डॉल्फिन, व्हेल, सॉल्ट वाटर समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत से पाए जाते हैं। विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। तो श्रू एवं टैपीर। भारत में उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। तो कौन रहता है? उत्तर स्लो लोरिस, उत्तर पूर्व के सघन वन है उनमें रहता है। वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जूलॉजिकल नाम एलोरिस फल्गेंस है। वृक्षों पर रहने वाला स्तनधारी है ये, जूलॉजिकल नाम इसका एलोरस फल्गेंस है। क्या नाम है? रेड पांडा है ये। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है तो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यावहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए तो वेटलैंड्स इंटरनेशनल करता है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में। इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में। भारत रामसर अभिसमय, रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। वह कथन जो इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि किन स्थलों के अनुरक्षण को कैसे किया जाना चाहिए। तो इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए। कैसे किया जाना है अनुरक्षण? पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से, और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं
अगली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है, वही सब चीज़ें उनके धारणीय उपयोग ऑप्शन पर डिपेंड होगा ये। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे अभिप्राय है क्या है? मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। तीनों चीजें, चारों। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि या बरसाती जमीन उपयोगी है। तो क्यों उपयोगी है? पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। इन दो वजहों से। नेक्स्ट, जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र कहलाते हैं, तो आर्द्र भूमि क्षेत्र कहलाते हैं। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अंकित है, तो गुजरात में। भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम है। यहाँ पर तटीय आर्द्र भूमि ज़्यादा है, आंतरिक आर्द्र भूमि कम है भारत में। घुमा फिरा के यूपीएससी पूछ सकता है इस चीज़ को, उल्टा दे सकता है कि भारत में तटीय आर्द्र भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है, मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्र जो तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम है। और दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि आंतरिक आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र तटीय आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। इस तरीके से घुमा के दे सकता है, ठीक। तो दोनों तरीके से आप रखिए। तटीय भौगोलिक क्षेत्र जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम है, मतलब तटीय कम है, आंतरिक ज्यादा है, मतलब, ठीक। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, तो गहरे सागर में होता है। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान तो किसका है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का प्रथम स्थान है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, वंदना शिवा या ठीक है, इनकी बुक है ये। जैव विविधता से संबंध रखते हैं, तो खाद्य किस किस का संबंध है जैव विविधता से? खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय, जैव विविधता से संबंधित। नेक्स्ट, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल जो है हम इस पर बात करेंगे हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। इससे आए हुए अभी तक के सभी क्वेश्चन देखेंगे। यूपी, एमपी, आईएएस, पीसीएस सभी परीक्षाओं में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।